आज हम सीखने वाले हैं बैंक्स को कैसे एनालाइज करते हैं। कुछ सबसे इम्पोर्टेंट बैंकिंग रेशियोज है जो आज हम डिस्कस करेंगे। इन रेशियोज को समझने के बाद आप सीख जाएंगे कि बैंक्स को अच्छे से एनालाइज कैसे करना है। तो चलिए आज सीखते हैं बैंकिंग स्टॉक्स पिक करना। नंबर फर्स्ट रेशियो जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कासा रेशियो। कासा मीन्स करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट। किसी भी बैंक का कासा रेशियो यह बताता है कि एक बैंक में टोटल डिपॉजिट्स जितने भी हैं उसमें सेविंग्स एंड करंट अकाउंट्स का रेशियो कितना है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एज्यूम कीजिए एक बैंक है जिसके पास टोटल डिपॉजिट्स है 100 रुपए के, जिसमें 30 रुपए के सेविंग्स अकाउंट है और 15 रुपीज़ के करंट अकाउंट्स हैं। अब जब हम कासा रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो वह ऐसे कैलकुलेट होगी: सेविंग्स अकाउंट 30 प्लस करंट अकाउंट 15। टोटल हमारा कासा कितना हो गया? 45 अगेंस्ट द टोटल डिपॉजिट्स ऑफ 100। तो हमारी कासा रेशियो एक बैंक की निकल कर के आई 45%। अब हमने कासा रेशियो तो कंप्यूट कर ली। अब बात आती है किसी भी बैंक के लिए कासा रेशियो हायर अच्छी होती है या लोअर। देखिए, जितनी ज़्यादा किसी बैंक की कासा रेशियो होगी, यानी जितनी हायर होगी, वह बैंक इतना ही स्टेबल और कॉस्ट इफेक्टिव होगा। क्योंकि देखिए, जितने ज़्यादा लोग उसमें अपना करंट और सेविंग बैंक ओपन करने में इंटरेस्टेड हैं, यानी कि उतने ही लोग उस बैंक पर ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं, राइट। सो हायर द कासा इज द बेस्ट रेशियो। अब बात करते हैं सेकंड रेशियो की, जो है कॉस्ट ऑफ फंड्स रेशियो। जैसे कि नाम से ही समझ आ रहा है कि फंड्स को एक्वायर करने के लिए किसी कंपनी को कितनी कॉस्ट बियर करनी पड़ती है, राइट। इसको बैंक से रिलेट करते हैं। अगर हम बैंक्स की बात करें तो बैंक्स का कॉस्ट ऑफ फंड क्या होगा? जितने भी वो डिपॉजिट्स लेती है उस पे एवरेज इंटरेस्ट रेट कितना पे करता है बैंक, ठीक है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। समझिए, एक बैंक है जिसके पास टोटल एवरेज डिपॉजिट है 20 lakhs के, ठीक है। और उस पे वो टोटल इंटरेस्ट जो पे करता है, यानी कि जितना उसका इंटरेस्ट एक्सपेंस आता है वो आता है 1 लाख का। अब अगर हमें किसी बैंक की कॉस्ट ऑफ फंड्स रेशियो निकालनी है तो हम क्या करेंगे? जो उसका टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस है जो कि 1 लाख का है, उसे डिवाइड करेंगे बैंक के एवरेज डिपॉजिट बैलेंस से, यानी कि जो 20 लाख का है। तो आप देखेंगे कॉस्ट ऑफ फंड्स रेशियो उस बैंक की आएगी 5%। यानी कि ऑन एन एवरेज एक बैंक को 5% इंटरेस्ट अपने डिपॉजिट्स पर पे करना पड़ता है, राइट। अब बात करते हैं कि ये लोअर अच्छी होती है कि हायर। ऑब्वियस सी बात है, जितना किसी बैंक को कॉस्ट कम देना पड़ेगा, कम बियर करना पड़ेगा, उतना ये अच्छा होगा। तो लोअर कॉस्ट ऑफ फंड्स रेशियो जो होती है वो हमारी क्या होती है? एक अच्छी रेशियो मानी जाती है। अब चलते हैं अपनी तीसरी फेवरेट रेशियो पर, जो कि है एनपीए रेशियो। एनपीए रेशियो के लिए सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि जो लोन्स होते हैं वो बैंक्स के लिए एसेट होते हैं, और जो डिपॉजिट्स होते हैं वो बैंक्स के लिए लाइबिलिटीज होती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं लोगों को रीपे करना होता है। और लोन बैंक के लिए एसेट होते हैं क्योंकि वो उस पर इनकम जनरेट करते हैं, ठीक है। अब एनपीए की बात करें तो कोई भी बोरोवर अगर 90 डेज या उससे ज़्यादा में इंटरेस्ट और प्रिंसिपल नहीं पे करता है तो वो कहीं ना कहीं एनपीए की कैटेगरी में आ जाते हैं लोन, जहाँ पे चांसेस होते हैं हाई डिफॉल्ट के, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला समझते हैं बेसिकली कि एनपीए रेशियो कैसे कंप्यूट होती है। मान लीजिए एक बैंक है जिसने 100 करोड़ के लोन्स दे रखे हैं। कुछ टाइम पीरियड बाद, यानी कि टिपिकली 90 डेज जो हम एज्यूम करते हैं, ठीक है, 15 करोड़ के लोन इनमें से क्या हो जाते हैं? एनपीए में टर्न हो जाते हैं, यानी कि जिनके बोरोवर्स ने प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पे नहीं करा और वहाँ पर हाई चांसेस ऑफ डिफॉल्ट भी रेज हो गए, ठीक है। तो हमारा एनपीए रेशियो कैसे निकलेगा? जितना एनपीए में टर्न हुआ है अमाउंट लोन का, दैट इज 15 CR, डिवाइड बाय बैंक ने जितने भी लोन इशू किए थे, यानी कि 100 CR। तो हमारा बैंकिंग रेशियो क्या आ गया? 15 डिवाइड बाय 100, 15% का एनपीए रेशियो आ गया, ठीक है। अब जितना ज़्यादा आई एनपीए होगा उतना ज़्यादा पोटेंशियल रिस्क होगा बैंक के पास, और लोअर प्रोबेबिलिटी होगी उसके रिकवरी होने की। तो लोअर द एनपीए इज द गुड रेशियो फॉर द बैंक। अब चलते हैं नंबर 4 रेशो पे, जिसका नाम है एडवांसेस ग्रोथ रेशो। जैसे कि नाम से ही समझ आ रहा है, एडवांसेस ग्रोथ रेशो हेल्प करता है एनालाइज करने में कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जो बैंक का लोन पोर्टफोलियो है वो कितने परसेंटेज से ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए एक बैंक है जिसके लास्ट ईयर एडवांसेस थे 4.5 CR के, राइट। इस साल के एंड तक बैंक के एडवांसेस हो गए 5 CR के।
अब इसका एडवांसेस ग्रोथ रेशियो अगर हम निकालेंगे तो वो निकलेगा 11.11%, जो बताता है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बैंक के जो एडवांसेस है वो 11.11% से इंक्रीज हो रहे हैं। जितना ज़्यादा एडवांसेस ग्रोथ रेशियो होगा उतना ही जो है इंडिकेट करेगा बैंक की एबिलिटी को कि वो कितने अच्छे से इनकम जनरेट कर पाती है और अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर पाती है। हायर द एडवांसेस ग्रोथ रेशियो इज द बेस्ट। नंबर फिफ्थ रेशो की बात करते हैं विच इज CAR, यानी कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशो। देखिए, CAR रेशो की बात करें तो यह बताता है कि किसी भी बैंक ने अपने रिस्क वेटेड एसेट के कंपैरिजन में कितना कैपिटल का बफर रखा हुआ है। यानी कि ऐसा तो नहीं कि बैंक ने जो भी पैसा जनरेट करा है, यानी कि जो भी डिपॉजिट्स लिए वो सारे के सारे ही लोन में प्रोवाइड कर दिए। तो इस केस में अगर कभी भी बैंक के साथ डिफॉल्ट होता है या कोई इकोनॉमिक स्लो डाउन हो जाता है, तो क्या बैंक के पास एक बफर सिस्टम पड़ा हुआ है अपने आप को बचाने के लिए? ठीक है, इसको बोलते हैं CAR रेशो। बेसिकली जो इसका परसेंटेज होता है वो RBI डिसाइड करता है। अभी अगर इंडिया की बात करें तो मिनिमम CAR जो बैंक्स के लिए डिसाइड है वो प्राइवेट बैंक्स के लिए मिनिमम CAR है 9% का, और पब्लिक सेक्टर के जो मेंटेन करना होता है वो करना होता है CAR 12% का मिनिमम। नंबर सिक्स रेशो की बात करते हैं जो है नेट इंटरेस्ट मार्जिन रेशो। देखिए, नेट इंटरेस्ट मार्जिन रेशियो क्या होता है? ये डिफरेंस होता है किसका, जो भी बैंक ने इंटरेस्ट इनकम जनरेट करी है लोन्स और एडवांसेस देकर, और जो भी इंटरेस्ट पे करा है डिपॉजिट्स एंड बोरिंग पर, इसका जो भी डिफरेंस होता है ना उसको बेसिकली हम लोग स्प्रेड यानी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन रेशियो बोलते हैं। मान लीजिए कि जो बैंक की एसेट्स है उस पे उसने इंटरेस्ट अर्न करा है 100 मिलियन का, राइट, और जो लाइबिलिटीज है जिस पे उसने इंटरेस्ट पे करा है 80 मिलियन का। तो जब आप इसका डिफरेंस निकालेंगे तो समझ आएगा कि 20% का जो है बैंक ने नेट इंटरेस्ट मार्जिन अर्न किया है। ठीक है, इसको और अच्छे से इंटरप्रेट करते हैं तो ये बताता है कि 100 रुपए का अगर इंटरेस्ट अर्निंग एसेट है एक बैंक के पास, तो उसमें से वो 20 रुपए जो है प्रॉफिट जनरेट कर पा रहा है। ठीक है, इससे आप क्या फर्दर इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जितना ज़्यादा NIM होगा यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन होगा किसी बैंक का, उतना ही बेटर उसकी प्रॉफिटेबिलिटी। नंबर सेवन रेशो की बात करते हैं जो कि है रिटर्न ऑन एसेट्स रेशो। रिटर्न और एसेट रेशो बाकी कंपनीज की तरह ही बैंक कंप्यूट करता है, जिसका सिंपल सा मतलब है कि कितना एफिशिएंटली कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है अपने टोटल एसेट से। ऑब्वियसली जितना हायर ROA होगा उतना ही बेटर यूटिलाइजेशन एक बैंक अपनी एसेट्स का कर पा रहा होगा और उतना अच्छी वो अपनी एफिशिएंसी दिखा पा रहा होगा। लास्ट रेशो की बात करते हैं जो है प्राइस टू बुक रेशो। देखिए, प्राइस टू बुक रेशियो क्या होता है? बेसिकली इससे आप कंपेयर कर सकते हैं जो बैंक का करंट स्टॉक प्राइस चल रहा है यानी कि करंट मार्केट प्राइस चल रहा है उसको इसकी बुक वैल्यू पर शेयर से। एक एग्जांपल से समझते हैं। समझिए एक बैंक है, ठीक है, जिसका करंट स्टॉक प्राइस चल रहा है 20 रुपीज़ का। बैंक की टोटल एसेट्स है 100 रुपीज़ की, टोटल लाइबिलिटीज़ है 60 रुपीज़ की, और जो नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर है वो 10 है। ठीक है, छोटी सी कैलकुलेशन इसमें लगेगी जिसको हम समझते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे बुक वैल्यू क्या है शेयर का। ठीक है, बुक वैल्यू कैसे निकलती है? टोटल एसेट्स में से अगर आप टोटल लाइबिलिटीज हटा देंगे, ठीक है, तो हम किसी भी कंपनी की बुक वैल्यू आ जाएगी, जो इस केस में क्या रहेगी? 100 - 60 विच विल बी 40 इज द बुक वैल्यू। अब चलते हैं, ये क्या आया था? टोटल बुक वैल्यू। अब हमें निकालना है बुक वैल्यू पर शेयर। पर शेयर का निकालना है तो हम क्या करेंगे? उसको जितने भी शेयर्स कंपनी के आउटस्टैंडिंग है यानी बैंक हमारे केस में उससे डिवाइड कर देंगे। यानी कि 40 हमने निकाला बुक वैल्यू को, डिवाइड कर देंगे आउटस्टैंडिंग शेयर जो हमारे 10 है, तो हमारा बुक वैल्यू पर शेयर इससे क्या आ जाएगा? 4 रुपीज़ का। अब चलते हैं प्राइस टू बुक रेशो पे। सिंपल सी चीज़ है, बुक वैल्यू हमने निकाल ली पर शेयर, करंट मार्केट प्राइस हमारे को पता है, दोनों को डिवाइड कर देंगे। मान लीजिए करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है शेयर का वो 20 चल रहा है, उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे? जो अभी हमने बुक वैल्यू निकाली है 4 रुपए की। इनको डिवाइड करने पे जो प्राइस टू बुक रेशियो आएगा वो आएगा 5 रुपीज़ का, दैट इज 5% सॉरी। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल में हमारे पास जो बैंक है उसका PB रेशियो आ गया 5% का, जो क्या बताता है कि जो मार्केट वैल्यू है इस पर्टिकुलर स्टॉक की, बैंकिंग स्टॉक की, वो 5 टाइम्स है इसकी बुक वैल्यू से। इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे? जितनी ज़्यादा हाई रेशियो होगी किसी स्टॉक की, बैंकिंग स्टॉक की,
वो बताएगा उतना ही फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल उसका है और लोग उस पे क्या करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। तो जितना लो पीबी रेशो होगा वो उसको एक उसका बेसिकली अंडर वैल्यूएशन इंडिकेट करता है। बट ध्यान रखिए ये ज़रूरी नहीं है कि अगर पीबी रेशो लो है तो वो अंडर वैल्यू ही होगा। इसका सिंपल सा एग्जांपल हमारे सामने रिसेंट केस था येस बैंक का। अब आप लोगों का क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये सारी रेशियोज हमने समझ तो लिया है बट हम इनको चेक कहाँ से करेंगे और कंपेयर कहाँ से करेंगे, राइट? तो देखिए, अभी मैंने जो वेबसाइट ओपन करी है विच इज़ ticker.finology.in। यहाँ पर हम सारी रेशियोज को इजीली देख सकते हैं और कंपेयर भी कर सकते हैं। अभी मैंने आपके सामने एच बैंक लिमिटेड का डेटा ओपन किया है। अगर आप इसमें देखेंगे तो देखिए ये है वो कासा रेशियो जो हमने डिस्कस करा है, सबसे फर्स्ट रेशियो जो है 44.39। एज लाइक वी हैव डिस्कस्ड कि जितनी ज़्यादा कासा रेशो होगी उतने ही बैंक के लिए अच्छा होगा। तो यहाँ पर 44.39% काफ़ी अच्छा कासा रेशो इंडिकेट कर रहा है एच बैंक का। बाकी रेशियोज पे चलते हैं, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ आपको बाकी रेशियोज देखने को मिलेंगी जो हमने डिस्कस करी है। जैसे CAR रेशियो जो हमने डिस्कस करी, जो एच बैंक की है 19.26%। सिमिलरली कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटीज़ यानी कि जो कॉस्ट ऑफ बेसिकली फंड्स है जो एच का आता है वो 3.58% आता है। उसके बाद एडवांसेस ग्रोथ परसेंटेज की बात करें तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ परसेंटेज है 16.93 की। देन लेट्स मूव टू दी NPA रेशो जो एच बैंक की है वो है 0.27%, यानी कि जस्ट 100 रुपये पे 0.27 का परसेंटेज, बेसिकली 0.27 रुपीज़ जो है वो सिर्फ NPA कंसिडर होते हैं एच के। सेम आप NIM देखेंगे दैट इज नेट इंटरेस्ट मार्जिन, तो बैंक काफ़ी अच्छा मार्जिन अर्न कर रहा है 3.76% का। एंड ROA यानी कि रिटर्न ऑफ एसेट विच इज़ 1.95%, जो काफ़ी अच्छा है बैंक्स के लिए, राइट? तो ये रेशियोज है जो आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि आप किसी भी बैंक की वेबसाइट पर जाइए और वहाँ पर आपको इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन का एक मिलेगा आपको। वहाँ पे आप सारी रेशियोज इस हेडिंग में देख सकते हैं जो बताता है आपको की फाइनेंशियल पैरामीटर्स। मैंने अभी रिसेंट जो ओपन करा है वो Q3 का करा है, जहाँ आप सारी रेशियोज अपडेटेड वाली आप हर एक बैंक की चेक कर सकते हैं। ये आपको हर एक बैंक की वेबसाइट पर बहुत इजीली मिल जाएगी। तो दिस वाज द टूडेज वीडियोस जिसमें हमने 8 इम्पोर्टेंट बैंकिंग रेशियोज के बारे में समझा है जो आपको कोई भी बैंकिंग स्टॉक को सिलेक्ट करने में या एनालाइज करने में बहुत इजीली हेल्प करेगा। आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करके ज़रूर बताइए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिनको बैंकिंग स्टॉक को एनालाइज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इनका जो बेसिकली बिजनेस मॉडल है ना वो बाकी सेक्टर से अलग है। तो इसलिए आपको इनमें ये कुछ बेसिक रेशियोज का पता होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।